उम्र में सास की शादी। रेशमा आज बहुत खुश होती है। आज उसकी शादी को पूरे 10 साल हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी में रेशमा घर में तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है। इसी बीच रेशमा की पड़ोसन उनके घर आती है और उससे कहती है, क्यों रेशमा, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रेशमा, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही एक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत की दूसरी शादी? अरे जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंगरलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब आ चुका है। कोई शर्म लिहाज नाम की चीज तो बची ही नहीं इस दुनिया में। हमारे परिवार के तो ऐसे संस्कार नहीं है। रेशमा, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। हमारे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो योगेश के पापा भी छुट्टी पर हैं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है वो बेशर्म बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रेशमा का पति अमित घर आता है तो वो रेशमा को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रेशमा, आज बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रेशमा अमित की ओर देखती है और उसे बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अब लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसके 2 बहू बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। अरे इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि कल पूरा गांव जा रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रेशमा की बातें सुनकर अमित भी दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह रेशमा और अमित बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रेशमा अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देख कर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? अमित के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया औरत दुल्हन के लिबास में सज संवर कर मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रेशमा और अमित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? अमित, मम्मी, दादी की शादी, वाह मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी जी की ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेशमा अपनी सास सुशीला की तरफ जाती है। सुशीला अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रेशमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हैं? आप इस उम्र में शादी कर रही हैं? जानती है समाज कितनी थू थू करेगा हम पर। समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो सब देख कर चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लोगी, लेकिन कभी सोचा फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुशीला अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, अब तू ही कुछ समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की के उसकी शादी पर होते हैं बेटा।
मैं क्या समझाऊं माँ उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही थी और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब सोचने से पहले कभी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण ही हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहू, कब तक तुम यूं ही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बातें बनाएंगे और कल को सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है, उसमें भी अगर हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। अमित के पिताजी की मौत के बाद जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो? क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सुशीला की बातों ने सभी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। किंतु रेशमा, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई है। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज अजीबो गरीब बहू। मोनिका बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आऊँ तो पराठा तैयार रखना। पराठा किस चीज़ का माँ जी? आलू पनीर या प्याज आलू या मेथी का बना दूँ? सास, जिसे मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज़ का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होकर आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बेटा, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बनाकर रख दे, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता क्या मतलब? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की है कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। क्लास लेंगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे तो जो होमवर्क देकर गई है वो जल्दी से पूरा कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? अरे परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। माफ़ी भी मांग रहे हैं पापा जी, और मुझे पता भी नहीं कि आपने क्या गलती कर दी। खैर, जा रही हूँ मैं। आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मेरा बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ मिले तुम दोनों? आंटी, इसने बताया ना कि मेरा नाम मायरा है, मैं पास के बिल्डिंग में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते जो घर में खेलने की जरूरत पड़ गई? वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी, मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी, मुझे जाना है। मीरा, देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में मिलते हैं। सहेली के जाने के बाद क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को। अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मोनिका का अजीबो गरीब नेचर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन, क्या बात है मोनिका, कहाँ जा रही हो? मैं ना ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, थोड़ा काम है। आप बताओ, काफ़ी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई ना। वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था। कोई ना, लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर खाकर गिर जाऊँगी या फिर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लाओ लाओ, क्या लाना है? लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ।
मोनिका पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ तो मैं वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने। लेकिन ये क्या, छोले से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लाए आप? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता, जो लिखा है सब लाया हूं मैं। बस अब तो मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा तो ये मतलब कि तुम लाओगे नहीं? कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मोनिका बड़बड़ाती वहां से चली जाती है और पति वो तो बेचारा सर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते थे सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में ही नहीं आती। कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने ही दो बेटा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। अरे पता ही नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मोनिका से परेशान हो रहा था। किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा क्या खाओगी आज? माँ कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है। माँ पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी। लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बता। माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। ओ वो कैसे बनेगा बेटा, उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मोनिका कोई ना कोई परेशानी बता देती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तू एक काम कर, दाल चावल ही उबाल दे। वही तो बनाया है बेटा, चल जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है लेकिन बेटी परेशान हो चुकी होती है। क्या है, माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी? तभी वहाँ दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ है ही ऐसी, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा कर गई है। क्या कर सकते हैं अब। पर दादी ऐसे हाथ पैर बांध कर भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा सही बोल रही है तू, बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सोच लेते हैं कि जैसे को तैसा करना है। अगले रोज नाश्ते पर, ये क्या है मोनिका, पराठे क्यों बनाए? मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाना है, बता देते ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मोनिका को कुछ तो समझ में आ जाता है लेकिन वो शांत रहती है। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है? कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली? माँ जी साड़ी वाली। वैसे क्या खाते हैं उसमें, खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली? बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे अब कंफ्यूज कर रही है। तभी डोरबेल बजती है। सामने होती है पड़ोसन जो मोनिका से मिलने आई होती है। अरे बिटिया, माँ को बुलाना अपनी। माँ को? लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है? छोटी सी है लेकिन सवाल देखो पुलिस की तरह दागी जा रही है। बेटा उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा, आपकी कटोरी में या हमारी? बेटा वो मैं लेकर आई हूँ, ज़रा माँ को बुला दो। कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े को डिस्कस करना? वैसे आपके पति क्या करते हैं, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं, और माँ जब शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती? मोनिका बेटी की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है। माँ मीरा, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी।
वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी, बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या, ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती, चलो मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ?
यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे संधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग दलने लग जाती। अरे बहू, तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं, और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो,
जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है। ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल की 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू। लेकिन इस खुश खबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नजारा काफी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ। अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हूँ सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना। इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है। अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है, तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ पूनम का चांद, कहाँ मर गई? देख तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। पूनम! मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है?
जहाँ तक मुझे पता है, देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी तरह बर्बाद करती फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। मंजरी मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो लखन के साथ वहां बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ कौन बैठा है? पता तो करना ही पड़ेगा। अब मंजरी चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास में एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो लखन, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात को तुम आना और हम दोनों पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूटकर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करने लगती है। अरे सासू माँ, व्हाट्सएप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो देवेश की याद आ रही थी। अरे सासू माँ, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक वापस आ ही जाने वाला है, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटे अपने रोने के दिन भरने शुरू कर देना। क्या कहा? मेरा मतलब कल जब आएंगे एक हफ्ते के बाद, तब आप कर लेना ना भरत मिलाप, गले मिलके जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। और हाँ, 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको, घर के पीसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आना कानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ। मंजरी अपनी बहू पूनम से जानबूझकर सारा काम करवाती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना ही पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस नासपिटी करमचली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल? जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर देवेश और मंजरी आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश, तुम? सासू माँ, आप देख सकती हो? कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चूना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? पूनम, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। बहुत बहुत गलत किया तुमने। और तू लंगूर लखन, तेरी तो ऐसी की तैसी। बचाओ, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। लखन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन देवेश उसे नहीं छोड़ता। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और पूनम और लखन को फ्रॉड और चोरी के केस में अरेस्ट करा देता है। निशा की सास अंधी थी, वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद, माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ।
रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है। काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले? मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ, वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर, वक्त बीतता है और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा। तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा, आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना, जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई। कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं। फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है। उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पति का साया तो पहले ही उठ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूँगी? सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है।
बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है। सामने 2 कप में चाय, शादी के एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी, आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू, अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती, बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह, क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा, लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने की भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई, मैं सारा काम करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है। अच्छा होगा रमा कि तू मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे।